यस। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 जिसका कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम से जस्ट पहले इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ें। तो वो तो 11th आवर का जो रिवीजन है वो कैसे होगा कि अगर हम एक शॉट में बहुत थोड़े से में ही बहुत सारा पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमारा रिवीजन भी हो जाता है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12। तो एनसीईआरटी के कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम इस चैप्टर में लेते हुए सेशन में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं, कुछ चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में भी जिनको हम पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चले और हम चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। वी नो दैट flowing water constitute water current in reverse and flow of air constitutes air current in the atmosphere। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस तरीके से रिवर्स में, नदियों में, ओशंस में वाटर पानी बहता है उसे हम वाटर करंट कहते हैं। एटमॉस्फेयर में हवा बहती है उसे हम एयर करंट कहते हैं। ठीक उसी तरीके से मेटल के अंदर जो बहता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? करंट बहता है? नहीं, करंट प्रोड्यूस होता है चार्ज के बहने से। तो मेटल के अंदर चार्ज बहता है, इट इज देन दिस फ्लो ऑफ चार्ज इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल वैसे ही नदियों में पानी बहने को कहा वाटर करंट, एटमॉस्फेयर में हवा बहने को कहा हमने एयर करंट, तो मेटल के अंदर चार्ज के बहने को हमने कहा, क्या कहा हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या कंस्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रिक करंट की एक कॉमन बहुत फॉर्म है दैट इज नोन एज, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेज। जो हम घरों में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में हम जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस में करती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ, एक रास्ता है उसका जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर एरिया में एक यूनिट टाइम, यानी कि इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं, है ना, तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है, एक मिनट के अंदर, एक घंटे के अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था अभी कि जैसे पानी बहता है, हवा बहती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर। लेकिन ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी फील्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। ये तो हो गई एक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज की जो आप एग्जाम में लिख के आओगे। लेकिन कायदे में अगर हम जानना चाहें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, देखो 9th में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो बाहर रिवॉल्व करते हैं एटम के उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस के बाहर, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिस पर होता है नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन जो अपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये क्या होते हैं? ये अनलाइक चार्जेस होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन देखो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट, अभी जैसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट यूजुअली
इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम पढ़ते क्या हैं, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, और जब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी तो उस समय इलेक्ट्रिक करंट को कहा गया फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी लेटर ऑन हुई, तो पूरी फिजिक्स को नहीं बदला गया, बल्कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को, जो इलेक्ट्रिक करंट हमने कहा, उसे हमने कह दिया कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसीलिए इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, उसे हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। कौन सा इलेक्ट्रिक करंट? इट इज़ द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो एसआई यूनिट क्या है चार्ज की? एसआई यूनिट होती है कूलम। कूलम को हम डिनोट करते हैं लेटर क्यू से। अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है Q इज इक्वल टू एन, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जो भी एनसीईआरटी के जो राइटर्स थे, ये एग्जामिनर थे, उन्होंने ये सोचा कि भाई टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से वो जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करवाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको बता दिया फॉर्मूला, दैट इज Q इज इक्वल टू एन। एन क्या है? एन इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव। Q क्या हो गया? कूलम। एंड E क्या है? E इज द नंबर ऑफ, E इज द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम क्या होता है? इट इज द चार्ज फ्लोइंग द वायर इन 1 सेकेंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज 1 एम्पियर। तो एक कूलम क्या है? कोई एक छोटा सा टुकड़ा है वायर का, जिसमें अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है 1 सेकेंड में, उसे हम कहते हैं 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1.602 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। और 1 कूलम चार्ज इक्विवेलेंट होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज कैलकुलेट करने में, या 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को कैलकुलेट करने, कैसे करोगे? हमारे पास में फॉर्मूला है n इज इक्वल टू Q अपॉन E या Q इज इक्वल टू NE। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम Q अपॉन E लिख देंगे। Q अपॉन E जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पर, ये बार बार बीच में आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, अब ठीक रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q कितना है? 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास में निकल के आते हैं, इट इज 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से याद करो। फॉर्मूला के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन आता है, दैट व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता कैसे है? देखो, हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक हमारे पास में एक इस तरीके का एक एपरेटस है, जिसमें जो वाटर का लेवल है वो हायर लेवल पर है, और दूसरा जो मतलब 2 ट्यूब हैं इसमें, एक ब्रॉड ट्यूब है थोड़ा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, और जो दूसरी ट्यूब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसमें वाटर है का लेवल ज़्यादा है, और जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो उसमें वाटर लेवल कम है। तो हमेशा हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हमने 8th में भी पढ़ा, हमने 9th में भी पढ़ा, कि जब भी कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ फ्लो करती है तो वो हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर भी जो वाटर का फ्लो है वो कैसे है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइट होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर का। हाइट कम होगी तो वाटर का प्रेशर कम होगा।
तो वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस किसका है, प्रेशर डिफरेंस है वाटर का। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि ये एक बड़ा सा टैंक हो गया, सेम एपरेटस है, वाटर लेवल हाई है, यहाँ पर वाटर लेवल लो है। हमने एक पंप लगाया और पंप से हमने वाटर का फ्लो करवाया। फ्लो हमने कैसे करवाया कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर आया, हमने उसको एक पंप दिया और पंप से हमने फोर्स लगाया। ठीक है, तो जो प्रेशर डिफरेंस था, यानी कि हमने वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर दिया। ठीक, और उस कंट्रोल को हमने मेंटेन किया विद द हेल्प ऑफ द पंप। ठीक, तो बिल्कुल यही ट्रू होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और ये जो पंप लगाया है, ये पंप किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये पंप एक्ट कर रहा है जस्ट लाइक अ बैटरी। जैसे बैटरी, एक और टर्म हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैं अपनी वीडियोस में आपको टॉपिक वाइज इसको समझा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर हम आगे एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पंप जस्ट लाइक बैटरी एक्ट करेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो इस फिगर के अंदर, इसमें क्या है, ये हाइट पर रखा हुआ है पानी का कंटेनर, गिलास, और ये लोअर हाइट पर रखा है, सरफेस के ऊपर रखा है। तो वाटर का फ्लो कहाँ से होगा, वाटर का फ्लो होगा जो ऊपर कंटेनर रखा है, ऊपर जो ग्लास रखा है, उससे नीचे वाले ग्लास की तरफ। तो इसे हम कहते हैं हाइट डिफरेंस। हाइट का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस होने से वाटर का फ्लो अबव हाइट से लोअर हाइट की तरफ जाएगा। सेम बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट में भी प्रिंसिपल फॉलो अप होता है। अब देखो ना, व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी पीछे बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। इसे डिनोट करते हैं हम लेटर आई से। इलेक्ट्रिक करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो हमने क्यों कहा, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक यूनिट टाइम में, एक सेकेंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो करता है, एक मिनट के अंदर जितना चार्ज फ्लो करता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब नेट इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी मैटर, कोई भी मैटर। सपोज मेरे पास एक वायर है बड़ी सी, उस वायर में एक सेकेंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो करेगा, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला कौन सा हो गया, क्यू अपॉन टी। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर। अब देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, ये बिल्कुल याद करने वाली बात है और समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स। और हमने कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ा था, हमने कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। और नेगेटिव चार्ज हमने क्या पढ़ा था, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी बाद में हुई थी, तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट था फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अच्छा अब देखो यूनिट क्या होती है करंट की, इट इज एम्पियर। तो एक एम्पियर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर का मतलब हो गया कि अगर हम किसी भी यूनिट को डिफाइन करते हैं तो हमेशा यूनिट ही हम क्वांटिटी लेके चलेंगे। जैसे कूलम लेंगे 1 कूलम, सेकेंड्स लेंगे 1 सेकेंड, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, दैट इज नोन एज 1 एम्पियर। और उसे हम डिनोट करते हैं या हम उसे एक्सप्रेस करते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड से। स्मॉल क्वांटिटी करंट की एक्सप्रेस होती है मिली एम्पियर से, जिसे हम 10⁻³ एम्पियर भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कैसे करेंगे, मेज़र करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट मेज़र होता है सर्किट के अंदर एमीटर से।
एमिटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के अंदर। ऐसा क्यों होता है? देखो, एमिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल या ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, रुकावट पैदा करना। यानी कि अगर चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर तो रेजिस्टेंस एक रुकावट पैदा करता है, उस करंट को आगे नहीं बढ़ने देता। और जब करंट आगे नहीं बढ़ेगा तो हम उसको ये कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है बहुत हाई है। लेकिन एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता ही नहीं है रेजिस्टेंस। इसीलिए एमीटर से करंट सीधा डायरेक्टली पास हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। देखो, अभी सर्किट में बताऊंगी सर्किट कहाँ पर है इसमें। ये देखो, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमें दिखाई देगा। यहाँ पर, यहाँ देखो, ये है यहाँ, ये पीछे अगर हम जाएंगे इसमें तो ये देखो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये सर्किट दिव्य है। तो सर्किट के अंदर क्या है? ये हमारे पास में एक पूरा सर्किट गिवन है। ये एमीटर कनेक्टेड है। एमीटर कनेक्टेड है कहाँ पर? एमीटर कनेक्टेड है सीरीज के अंदर। और यहाँ पर ये जो लंबी वाली लाइन है, ये जो बड़ी वाली लाइन है, इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। और ये छोटी वाली लाइन है, इसे हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, बल्ब से होता हुआ जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। और इस करंट को रीड करता है ये एमीटर। ठीक है, सीरीज में इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इसका ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है। करंट आराम से इस यहाँ से चलेगा सर्किट में, इसमें रेजिस्टर से या बल्ब से होता हुआ और एमीटर से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक चला जाएगा। तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्योंकि ज़ीरो होता है, बहुत आराम से करंट पास हो जाता है इसमें। तो इसीलिए हम एमीटर को हमेशा कहाँ लगाते हैं? एमीटर को हमेशा लगाते हैं हम सीरीज में। अब देखो, अब इसके बाद में हमारे पास में ये मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। नाउ अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जिन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। करंट हमारे पास में गिवन है 0.5 एम्पियर, एक इलेक्ट्रिक बल्ब से वो पास करता है 10 मिनट्स में। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या गया है। तो गिवन हमें क्या है? करंट गिवन है 0.5 एम्पियर, टाइम गिवन है 10 मिनट्स। अब देखो, जब भी हमें यूनिट्स लगानी होती हैं, फॉर्मूला लगाना होता है, हम कन्वर्जन्स करते हैं। हम ये देखते हैं कि यूनिट में जो हमारी यूनिट है, मतलब कि जो टाइम गिवन है वो सेकेंड्स में गिवन है, लेकिन यहाँ पर मिनट में है। तो हम क्या करेंगे? मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 × 60 600 सेकेंड्स। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हमने फॉर्मूला लगा दिया। मैंने अभी पीछे बताया था करंट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम क्वांटिटीज़ को रखेंगे 0.5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 600, क्योंकि चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में कैलकुलेशन के बाद में चार्ज आ जाएगा 300 कूलम। ठीक, अब एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट 1 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स वुड बी रफली। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर से पास करेंगे 16 सेकेंड्स में, उस फिलामेंट से पास करेंगे 16 सेकेंड्स में? ये चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, 10 की पावर 20, 16, 18 एंड 10। अब देखो, सॉल्यूशन से हमने निकाल लिया, ऑप्शन करेक्ट है ए। आई करंट हमें गिवन है 1 एम्पियर, टाइम गिवन है 16 सेकेंड्स, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट ड्रॉन बाय द फिलामेंट। ये फॉर्मूला है क्यू अपॉन टी का। क्यू क्या है? क्यू है NE, हमने निकाला था। ठीक है, क्यू क्या है? NE है, NE अपॉन टी। अब N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं IT अपॉन E।
ये हमारे पास में एक फॉर्मूला फर्स्ट निकल आया। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन क्या थी? ये हमारी इक्वेशन वन थी। आई टी अपॉन ई, आई गिवन है, टी गिवन है और ई हमारे पास में है, तो हमारे पास में कैलकुलेशन के बाद में आंसर जो आता है दैट इज 10 की पावर 20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास करेंगे थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट 16 सेकेंड्स में, वो कितने होंगे? 10⁻20। ना अब इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरीके की होती है, दैट इज द स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्लो नहीं करती। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस बिल्ड होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसे मान के चलो कि एक हमारे पास में कॉम है, कॉम को हमने अपने हेयर्स पे, ड्राई हेयर्स पे रब किया। जब कॉम को हम ड्राई हेयर्स पे रब करते हैं तो उस कॉम के अंदर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। अब क्योंकि कॉम तो है इंसुलेटर, अब जब कॉम इंसुलेटर है तो वो चार्जेस को फ्लो तो होने नहीं देगा, तो वो चार्जेस कहाँ रहेंगे? चार्जेस वहीं पर रह जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने उन चार्जेस को कॉम करके, जो हमने कॉम को अपने सिर पर यानी कि ड्राई हेयर्स पे किया था, तो हमने काइनेटिक एनर्जी दे दी थी। अब उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो चार्जेस हैं वो थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट हो गए और उन्होंने क्या किया, जो पीसीस होते हैं पेपर के उसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को, कॉम को हम रब करते हैं तो या तो लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का या गेन होगा, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है मेटल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर। कंडक्टर्स के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कंडक्टर्स के जो, जैसे सपोज हम कॉपर का वायर ले लेते हैं, तो कॉपर के वायर में जो एटम्स होंगे कॉपर के, कॉपर क्या है? मेटल है। तो उस मेटल में जो एटम होंगे, उन एटम में होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो उनका लॉस हो जाता है, तो जनरली लॉस ही होता है मेटल्स में, कंडक्टर्स में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस या हम उन्हें एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं मेटल को, तो उस केस में वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत जगह पर यूज़ होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अनकंट्रोल्ड होती है, ओकेजनली होती है, अचानक हुई, अचानक बंद हो गई। जब तक चार्ज रहा कॉम में तब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, चार्ज खत्म होते ही इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो जाएगी। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमने क्या पढ़ते हैं हम कि बैटरीज से या पावर प्लांट्स में जनरेट होती है। ठीक, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या थी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक होती है, स्टेबल होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है अलोंग द कंडक्टर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोड्यूस होती है जब हम कॉम को, या सपोज हम सर्दियों में जो गर्म कपड़े पहनते हैं, अगर कई बार हम देखते हैं कि जब हम रात के अंधेरे में मान लो कपड़ों को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो एक स्पार्किंग सी दिखाई देती है, हमें एक लाइट सी जलती हुई दिखाई देती है। दैट इज ड्यू टू द आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ये। तो होता क्या है कि जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो एक तरीके की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ डज अ प्लास्टिक कॉम अट्रैक्ट पेपर? प्लास्टिक कॉम पेपर को अट्रैक्ट कैसे करता है? मेटेलिक कॉम क्यों नहीं करता अट्रैक्ट? अब देखो, जो इसके पीछे जो रीज़न है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्ड इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
तो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो उस केस में हम उन एटम्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। तो जो प्लास्टिक कॉम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। तो इसमें इक्वल नंबर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, तो इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती है टू एक्सर्ट अ फोर्स एंड अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ पेपर। तो जब हम प्लास्टिक कॉम को ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज गेन कर लेता है, यानी कि अगर मैं कॉम को ऐसे ही रखूँ तो उस कॉम में कुछ भी चार्ज मतलब न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल चार्जेस हैं, कोई पेपर वेपर अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं ड्राई हेयर में कॉम को रब करती हूँ तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज गेन कर लेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज गेन करते ही उनके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है टू एक्सर्ट अ फोर्स लगाने की और पीसेस जो हैं पेपर के उनको अट्रैक्ट करने की। तो इस चार्ज को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मेटेलिक कॉम में क्या होता है, मेटेलिक कॉम में हम कितना भी चार्ज डेवलप कर लें वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ही चार्जेस डेवलप होंगे वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक क्या, इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्लास्टिक कॉम में चार्जेस डेवलप होंगे और ये जो चार्जेस हैं ये एक फोर्स लगा के उन पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो मेटल्स में वो एबिलिटी नहीं होती है कि वो पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि वाई मेटेलिक कॉम डज नॉट अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ पेपर लाइक प्लास्टिक कॉम, तो क्या लिखोगे, दैट प्लास्टिक कॉम it is an insulator, while metallic comb it is a good conductor of electricity. So whenever electric charges they develop in the metallic comb, they will flow towards the earth, वो अर्थ की तरफ फ्लो कर जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक कॉम के अंदर जो चार्जेस डेवलप होंगे, बिकॉज प्लास्टिक कॉम इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, इट इज़ एन इंसुलेटर, तो चार्जेस वहाँ पर ही रह जाएंगे और वहाँ पर रहकर वो पेपर के पीसेस को एक फोर्स के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ना। अब मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो व्हाट आर इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स? देखो, हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि एटम क्या होता है। एटम एक न्यूट्रल एटम जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, न्यूट्रल एटम हो गया। लेकिन जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल होते हैं उनमें, लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अगर हम एटम का आउटरमोस्ट शेल देखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे 1 2 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कैटेगरी सब्सटेंसेस की, मटेरियल्स की ऐसी होती है जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। तो जिन सब्सटेंसेस से चार्जेस इजीली फ्लो हो जाते हैं, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम वहाँ पर बैटरी से एक फोर्स प्रोवाइड कर दें तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। जैसे सारे मेटल्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये सब गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। तो सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करता उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे ग्लास, रबर, माइका, प्लास्टिक, ड्राईवुड, ये सब इंसुलेटर्स हैं, इनसे कोई करंट फ्लो नहीं करता, कोई चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है तो वो मटेरियल इंसुलेटर हो गया। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स, whereas insulators do not have free electrons, as in insulators electrons are strongly held by nuclei of their atom। देखो यहाँ पर भी मैंने दो फिगर दी हुई हैं। एक फिगर में क्या है, ये कंडक्टर है, ये कॉपर वायर है। सपोज कॉपर वायर के अंदर ये जो चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, प्रोटॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हम ये कहते हैं कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक डायरेक्शन मिल जाएगी उनको, इलेक्ट्रॉन्स को।
लेकिन ये इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स में स्ट्रांगली टाइटली हेल्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनमें, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ में प्रोटॉन्स के साथ में जुड़े हुए एक तरह से हम ये कह सकते हैं। फ्री नहीं है, मूव नहीं करेंगे, और जब मूव नहीं करेंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगा इनके अंदर। अब मैंने पीछे आप लोगों को एक फिगर में बताया था कि जब भी हम वाटर का फ्लो करवाते हैं, मान लो तो हाई प्रेशर से लो वाटर प्रेशर की तरफ वाटर का फ्लो होता है। किसी भी मटेरियल का अगर फ्लो होता है तो वो हमेशा होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर वाटर का फ्लो होता है तो हम उसको बोलते हैं हाई वाटर प्रेशर। हाइट में अगर हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ होता है तो हम हाइट प्रेशर कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर करंट का फ्लो, चार्जेस का फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर भी एक नाम है, जैसे कॉमन नेम होता है बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक प्रेशर का भी एक कॉमन नाम है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, देखो मान लो हमारे पास एक चार्ज है, सपोज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास जो कहीं पर रखा हुआ है। हमने क्या किया, उस चार्ज पर एक फोर्स लगाया और उसको इन्फिनिटी पर ले जाकर रख दिया। अब इन्फिनिटी पर ले जाकर रखने के बाद में हम उस चार्ज को क्या करेंगे, इस पॉइंट पर लेकर आएंगे। मान लो हमने चार्ज है उसको हमने उठा के हमने कहाँ रखा, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से इस चार्ज को हम क्या लेकर आए, हम ए पॉइंट पर इधर ले आए। अब ये जो पॉइंट है, ये जो है, इसको मान लो हमने कह दिया, क्या कह दिया इसको, हमने इसको कह दिया ए पॉइंट। इसको हमने मान लो ए पॉइंट माना। अब ए पॉइंट मान लिया तो पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल क्या था, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, चार्ज ने एक डिस्टेंस कवर किया, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अपनी जगह से हटा है चार्ज, इन्फिनिटी से कहाँ पर आया, पॉइंट ए तक आया। पॉइंट ए तक आने में फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। वर्क डन क्या था, वर्क डन था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन, अब फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो कुछ काम की। इसका मतलब चार्ज इन्फिनिटी से जब इस पॉइंट तक आया तो उसने कुछ वर्क किया, फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल था वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट, इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल वी से करेंगे। यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, वोल्ट होती है। तो वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. That point क्या है, it is point A, ये वाला point A हो गया। ये हम infinity से जब कोई भी चार्ज इस पॉइंट तक आता है तो वो कुछ काम करता है, कुछ वर्क करता है। वर्क क्या करता है, एक फोर्स लगा, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ चार्ज को यहाँ तक लाने में, दैट इज वर्क डन एंड इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल को हम मेजर किससे करते हैं, मेजर करते हैं हम वोल्ट मीटर से, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लो कि ये इन्फिनिटी से चार्ज आया कहाँ पर, ए पॉइंट पर, लेकिन बाई चांस रास्ता भटक गया। अब रास्ता क्या भटका, एक्चुअल पोजीशन तो उसकी ये थी, यहाँ आना था, लेकिन रास्ता भटक के ये इन्फिनिटी से फोर्स लगा, मतलब इन्फिनिटी से यहाँ चार्ज था, इन्फिनिटी पे रखा और इन्फिनिटी से रख के हम कहाँ पर ले आए, ये आ गया इस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या था, बी पॉइंट था, पर पोजीशन एक्चुअल जगह कहाँ थी, उसका एक्चुअल घर कहाँ था, घर तो यहाँ पर था, ए पॉइंट पर था। अब यहाँ तक आने में भी इसने वर्क किया क्योंकि फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये क्या था, बी पॉइंट पर आया, लेकिन जाना था इसे ए पॉइंट पर। अब ये क्या करेगा, फिर से फोर्स लगाएगा और फिर से डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स लगा, उठा और ए पॉइंट पर गया तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर से इसने वर्क किया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस था, ठीक है, जो डिफरेंस था दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस।
डिफरेंस किसका था? पोटेंशियल का था। यहाँ पर बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस था दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफाइन कैसे करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो वर्क डन हमारा कितना था? W अपॉन Q। ठीक है, Q क्या था? चार्ज ट्रांसफर। SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की भी वोल्ट होती है, जो कि हमारी पोटेंशियल की थी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको हम सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another। ठीक है, तो 1 वोल्ट कितना हो गया? 1 जूल पर कूलम हो गया। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आप लोगों को। पोटेंशियल क्या है? इन्फिनिटी से हमने क्या किया? चार्ज को हम यहाँ ले आए, फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, दैट इज पोटेंशियल। अब मान लो इस पॉइंट पे ना आके जो चार्ज था वो इस पॉइंट पर आया, अब इस पॉइंट पर यानी कि बी पॉइंट पर आया। बी पॉइंट से जब हम उसकी एक्चुअल पोजीशन तक चार्ज को लेकर जाएंगे तो उस पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो अभी मैंने बताया था कि करंट को मेजर करते हैं एमीटर से और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब कि करंट को पास नहीं होने देता अपने अंदर से, क्योंकि क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई डज एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है तो करंट इजीली पास हो जाता है इससे, लेकिन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट होता है, तो करंट इससे पास नहीं हो सकता। मान लो हम वोल्ट मीटर को यहाँ लगा देते हैं, इस जगह पर लगा देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं, होगा क्या कि पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट आएगा और इस वोल्ट मीटर से पास करेगा, होगा ही नहीं पास। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है। अब रेजिस्टेंस हाई है, करंट को पास ही नहीं होने देगा। रेजिस्टेंस क्या था? टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, कंडक्टर तक करंट नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से एमीटर को अगर हम पैरेलल लगा देते हैं, मान लो एमीटर को हम यहाँ लगा देते हैं, तो क्या होगा? क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है, नेग्लिजिबल है, तो सारा का सारा करंट ऐसे बाईपास से एमीटर से होके पास हो जाएगा। उस केस में भी करंट कंडक्टर तक नहीं पहुँचेगा। तो दोनों ही केसेस में अगर वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाते हैं या एमीटर को पैरेलल लगाते हैं, दोनों ही केसेस में करंट कंडक्टर पर नहीं जाएगा। तो करेंगे क्या? करेंगे ये कि एमीटर को लगाएंगे सीरीज में, जिससे कि कंडक्टर बेचारे तक सारा का सारा करंट चला जाए, और वोल्ट मीटर को लगाएंगे पैरेलल में कि करंट कंडक्टर तक जाए, वोल्ट मीटर से होके पास ना हो जाए। ठीक है, हमें बल्ब को तो ग्लो कराना है, कैसे कराएंगे? एमीटर को सीरीज में लगाएंगे और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाएंगे। अब देखो, जो चार्जेस हैं कंडक्टर में वो कभी भी अपने आप फ्लो नहीं करते। इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में तभी मूव करेंगे जब इलेक्ट्रिक प्रेशर, ये मैं अभी बता के चुकी हूँ कि इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, जब तक डिफरेंस नहीं होगा पोटेंशियल में तब तक इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं बनेगा तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस जो भी है पोटेंशियल में वो प्रोड्यूस किससे होता है? बैटरी से होता है। बैटरी क्या है? बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन, उसे हम बैटरी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल के टर्मिनल पे कब जनरेट होता है? क्वेश्चन ये आता है इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा कैसे, बनेगा कैसे? इलेक्ट्रिक प्रेशर बनाने के लिए हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी से अब इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी कैसे? करंट कैसे बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर या सेल के अंदर, और ये जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जब भी हम सेल को इलेक्ट्रिक सर्किट या कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट या बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस को डेवलप करता है इनसाइड द कंडक्टर, और ये जो चार्जेस हैं
ये इनको मिलती है काइनेटिक एनर्जी, ये मोशन में आ जाते हैं, और जब मोशन में आते हैं तो ये फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करते हैं, और जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सेल अपनी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है। अब एक और न्यूमेरिकल हम करेंगे, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू पॉइंट एट 128 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर कितना वर्क डन हुआ अगर हम 2 कूलम का एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ लेके जा रहे हैं। हायर कितना है 128 वोल्ट्स और लोअर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल है 118 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे पहले, 128 माइनस 118 10 वोल्ट आ गया। चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम, ये गिवन है यहाँ पर। वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे W/Q, निकल आया हमारा वर्क डन 20 जूल्स। ठीक, अब ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने पीछे भी बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन, दैट कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ये फिगर है इलेक्ट्रिक सर्किट की। ये बैटरी है, बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल, मैंने कहा था लंबी वाली लाइन हो गई पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली लाइन हो गई नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, कंडक्टर तक होता हुआ जाएगा, एमीटर से पास करेगा क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और होता हुआ की से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचेगा। दिस इज द करेक्ट फिगर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ कमी है, हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर नहीं लगाया है। तो वोल्ट मीटर अगर हमें लगाना होगा तो हम कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते ही हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। आता है बनाने के लिए एग्जाम में, MCQ के फॉर्म में भी आता है, ऑप्शंस आ जाएंगे, उस ऑप्शन में जो करेक्ट सर्किट है उस पर आपको टिक करना होगा। सर्किट डायग्राम क्या है, ये देखो, ये करेक्ट सर्किट है। सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस R या कोई भी कंडक्टर, वोल्ट मीटर को पैरेलल लगा दिया, ये क्लोज की हो गई, क्लोज की का मतलब है स्विच ऑन, सेल हो गया और एमीटर हो गया। ठीक है, तो दिस इज द पूरा का पूरा ये सर्किट हो गया जिसमें सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हमारे शोन हैं, दिखाई दिए हुए हैं। देखो NCERT में डायग्राम ये पूरी की पूरी फिगर की हुई दी हुई है। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, अगर एक लंबी वाली लाइन और एक छोटी लाइन है तो एक इलेक्ट्रिक सेल, अगर इसी तरीके की 3-4 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं तो बन जाता है बैटरी। कोई डॉट नहीं है बीच में, कोई लाइन नहीं है, तो ओपन स्विच हो गया। ये क्या हो गया, डॉट लगा हुआ है, क्लोज स्विच हो गया। अगर इस तरीके की फिगर है तो ये वायर जॉइंट है, 2 तार आपस में मिले हुए हैं। इस तरीके की फिगर गिवन है तो तार आपस में क्रॉस कर रहे हैं लेकिन मिले हुए नहीं है, जॉइंट नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे भी बना सकते हैं। ये रेजिस्टर हो गया, और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आई दैट इज नोन एज द वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का मतलब क्या हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि रेजिस्टेंस को चेंज करता है या करंट चेंज करता है बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। करंट चेंज कैसे करेगा, रेजिस्टेंस को कम कर देगा तो करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा देगा तो करंट कम हो जाएगा। टू चेंज द फ्लो ऑफ करंट वी यूज बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसको हम यूज करते हैं रियोस्टेट के थ्रू। ठीक है, एमीटर हो गया जो करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर हो गया जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अब देखो डेफिनेशंस आती है छोटी छोटी, 1 मार्क की। सेल क्या है, सोर्स ऑफ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ करंट, 2 अनइक्वल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉन्गर रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल और शॉर्टर रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल। सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बैटरी क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हम बैटरी कहते हैं। स्विच क्या हो गया, अ डिवाइस फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग द कनेक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्शन को यानी कि सर्किट को कंप्लीट कर रहा है या सर्किट को तोड़ देता है। अगर स्विच ऑफ है तो सर्किट ब्रेक हो गया, और अगर स्विच ऑन है तो सर्किट कंप्लीट हो गया। रियोस्टेट को वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टर करंट के फ्लो को कम या ज़्यादा कर देता है या करंट की सप्लाई को चेंज कर देता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स सेम रहेगी, वोल्टेज सोर्स सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक न्यूमेरिकल करते हैं।
5 joule of work is done in moving 12.5 into 10 raised to the power 18 electrons from one end to another end of a conductor. What is the potential difference between the two ends of a conductor? अब कंडक्टर के दोनों एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? अब देखो, एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इतने. तो 2 कूलम में कितने हो जाएंगे? इसके जस्ट डबल, 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज कितना है? 2 कूलम. वर्क डन कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें यहाँ. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे W/Q. W कितना था हमारा? ठीक है, 5 जूल्स गिवन है कहीं पर, यहाँ पर गिवन है 5 जूल्स. चार्ज कितना है? 2 कूलम. तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 2.5 जूल्स पर कूलम. ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन. अब आ जाता है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ दिया था, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, 1826 में. उन्होंने ये बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की. ये देखो यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर. अब हम क्या करेंगे? ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो हम लगाएंगे नहीं हमेशा, इसे हम हटाएंगे. जब हम इसे हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं जिसे हम कहते हैं आर. आर क्या है यहाँ पर? आर है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हमने रेजिस्टेंस नाम दिया या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नाम दिया. तो रेजिस्टेंस जो है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर. 4 फैक्टर्स पर. पहला क्या है? नेचर. मटेरियल का नेचर क्या है? कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, क्या है? लेंथ, लंबाई कितनी है, ज़्यादा है या कम है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटा है या पतला है? या टेम्परेचर कितना है किसी भी कंडक्टर का? तो ओम्स लॉ क्या दिया था? ओम्स लॉ ने V=IR, ये फॉर्मूला है. बिल्कुल वैसे ही जैसे पंडित जी का गायत्री मंत्र होता है ना, ओम भूर्भुवः सा हर जगह अप्लाई होता है, वैसे ही यहाँ पर हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया. V=IR, जगह जगह हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे. ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ क्या था? V=IR था. तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? V/I. तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम और भी दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. ठीक है, 2 एंड्स कंडक्टर के, सपोज ये हमारा कॉपर वायर है. कॉपर वायर के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जितना अमाउंट का करंट का फ्लो करेगा इस कॉपर वायर से, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. करंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के. जितना ज़्यादा वोल्टेज, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही ज़्यादा करंट. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, अब देखो ये कॉपर वायर है. कॉपर वायर में ये जो राउंड बॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? ये है एटम्स. एटम्स में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन फ्लो नहीं कर रहा है ये चार्ज. लेकिन हम क्या करेंगे? रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि ये चार्ज क्या करता है? इन एटम से बच के निकलने की कोशिश करता है. कॉलिजन होता है एटम्स का और चार्जेस का. इस कॉपर वायर में एटम्स प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी प्रेजेंट है. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इनसे बच के चलने की कोशिश करेगा, अदरवाइज कोलाइड हो जाएगा, टकराने लगेगा. और जब टकराएगा तो ये एटम्स क्या करेंगे? उसको जाने से रोकेंगे. इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस. तो कंडक्टर की स्ट्रेंथ या करंट की स्ट्रेंथ 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. पहला कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों एंड्स पे. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन क्या है. दूसरा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, कितना कंडक्टर उस चार्ज को, उस इलेक्ट्रॉन को आगे फ्लो होने दे सकता है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस. किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो चार्जेस के फ्लो होने को रोकती है, आगे बढ़ने से रोकती है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस. इसकी एसआई यूनिट होती है ओम. ओम को 1 वोल्ट पर एम्पियर से भी हम डिनोट कर सकते हैं. तो बिगर यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो है किलो ओम और मेगा ओम.
तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत इजीली याद भी हो जाएंगी। अब देखो, एक एक्टिविटी हम करते हैं। एक्टिविटी हमने क्या की कि हमने एक सर्किट लिया। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ हम एक्टिविटीज़ करेंगे एनसीईआरटी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी क्या है कि एक हमने सर्किट बनाया, ये हमने एक निक्रोम वायर ले ली, इसको नाम दे दिया XY। देखो क्या नाम दिया, XY। रेजिस्टेंस इसका कैपिटल R है। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इसका रेजिस्टेंस जो है पूरे इसका, मतलब एमीटर की रीडिंग और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टमीटर की रीडिंग मिला के जो ओम्स लॉ है वो प्रूव होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले एक सेल लेंगे। सपोज उस सेल की जो पोटेंशियल है वो है 1.5 वोल्ट। ठीक है, हमने एक सेल लिया, एक ही लगाया अभी, बाकी के 3 नहीं लगाए, एक ही सेल लगाया। और लगाने के बाद में हमने स्विच ऑन किया और एमीटर की रीडिंग नोट कर ली। 1.5 वोल्ट था। ठीक, करंट यहाँ से पास हो रहा है। अब हमने एक और सेल लगा दिया। सेल लगाने के बाद अब जो वोल्टेज हो गई वो हो गई 3 वोल्ट। एमीटर की रीडिंग चेक करेंगे। फिर हमने तीसरा सेल भी लगा दिया, 4.5 वोल्ट हो गई। फिर एमीटर की रीडिंग चेक करेंगे, सारा करंट इस रेजिस्टर से पास हो रहा है। ठीक है, फिर हमने चौथा सेल भी लगा दिया, फिर से हम एमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। और जब हम इनकी रीडिंग नोट करते हैं तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या प्रूव करता है, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लगा देते हैं कैपिटल R, दैट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ लाइन बनेगी फ्रॉम द सेंटर से। तो डेफिनेशन ओम की क्या हो जाएगी, resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, a current of 1 ampere flows through it। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि V और I ये दोनों एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये एक्टिविटी है। एनसीईआरटी की बुक में ये जो टेबल है बिल्कुल खाली पड़ी है। ठीक है, हमें खुद से एक्टिविटी करनी है। जब एक्टिविटी खुद करनी है तो हमने क्या किया, सेल को हमने बढ़ा दिया। जैसे हमने 1.5, 3, 4.5, 6 ये मैंने बताया था ना कि एक सेल लगाया तो 1.5, 2 लगाए 3, 3 लगाए 4.5 और 4 सेल लगाए तो 6। करंट की रीडिंग नोट की हमने और V/I, या हमने V इज इक्वल टू IR से रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो हर बार आता है 3 ओम्स। ठीक है, तो ये आ गया। हमने क्या किया, इससे हमने एक ग्राफ बनाया, सारे पॉइंट्स लगाते चले गए। ग्राफ में हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी उन पॉइंट्स को मिलाते हुए, तो ग्राफ क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा ओम्स लॉ का की एक्टिविटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और एक्टिविटी गिवन है तुम्हारे एनसीईआरटी में, एक्टिविटी 12.3, जिसमें फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सपोज हमने एक वायर ले ली, निक्रोम वायर ही ले ली हमने, निक्रोम वायर ली हमने, उसकी लेंथ हमने ले ली L। ठीक है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, R आ गया। अब हमने वायर सेम है, मतलब कि मटेरियल सेम है, लेकिन हमने वायर की लेंथ को डबल कर दिया। और वायर की लेंथ को जब हम डबल करेंगे तो हमारी एमीटर की रीडिंग क्या आएगी, एमीटर का मतलब करंट कितना आएगा, ओम्स लॉ लगा देंगे अगेन, क्योंकि वायर की लेंथ को डबल करते ही, क्योंकि ओम्स लॉ क्या बताता था, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR, IR का मतलब हो गया कि जो ये है रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ घट जाएगी रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया हमने तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी का पाइप होता है, पानी का पाइप है, लंबा पाइप है पानी का। अगर पानी का पाइप लंबा है, हमने इतना लंबा 1 यूनिट एरिया ले लिया, हमने लंबा कर दिया, तो क्या होगा, फ्लो जो है पानी का वो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया। हमने क्या किया, अब उस पानी के पाइप का हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, मतलब कि मोटा पाइप ले लिया। मोटा पाइप लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो पानी का फ्लो है वो बढ़ गया, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हुआ तो पानी का फ्लो बढ़ गया। करंट का भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे। अगर हम चौड़ाई या मोटाई बढ़ा देते हैं वायर की तो करंट का फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है 4 फैक्टर पर। पहला हो गया लेंथ, दूसरा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल, और चौथा हो गया टेम्परेचर। नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल सेम है या मटेरियल अलग है, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ले लिया। अब कॉपर की जगह जब हम एल्यूमिनियम लेंगे तो उस केस में क्या होगा, रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की है। देखो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर होता है, उसके बाद कॉपर होता है, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम होता है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती चली जा रही है। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट का फ्लो कम होगा। लेकिन जो कॉपर है उसकी रेजिस्टिविटी कम है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, तो रेजिस्टिविटी कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट का फ्लो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा हो जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं जो जिन पर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। अब देखो फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पर लेंथ पर। ये देखो, ये हमारे पास में 1-2 फीट की वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है 2 ओम है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, 0.5 एम्पियर। मान लो हम इसको 1 फुट कर देते हैं, इसकी लेंथ को कम कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 ओम हो गया, तो करंट कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये पतला पाइप है, तो इलेक्ट्रॉन्स पास पास हैं, चार्जेस पास पास हैं, उस केस में क्या होगा, ये पास में कोलाइड करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट का फ्लो कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, जो पास पास इलेक्ट्रॉन्स थे ये दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए तो कोलाइड कम करेंगे, रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो फ्लो ऑफ करंट इजीली हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है कि जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में। देखो अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, ये जो हमारी पुरानी ये था, इसमें मैंने इस डायग्राम में मैंने बताया था कि जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। अब पहले ही एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं बढ़ने देते, इलेक्ट्रॉन्स क्या कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे जाएंगे, कभी किसी तरीके से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मान लो हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाते ही होगा क्या कि जो एटम्स हैं, अब ये वाले जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं इनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, ये भी एक्टिव हो गए। अभी तक तो ये इनएक्टिव पड़े हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स ही एक्टिव थे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाते ही इनको भी, ये भी एक्टिव हो गए और इन्होंने भी इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर दिया। जब ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या करेगा, वो पहले ही मुश्किल से पास हो रहा था, और जब एटम ऐसे ऐसे करेगा तो वो और भी ज़्यादा कोलाइड करेगा। कोलाइड करेगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ते ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम हो जाएगा। तो जितने भी कंडक्टर्स हैं टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम हो जाएगा। अब जो सब्सटेंसेस जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स बोलते हैं। तो कुछ एलॉयज हैं जैसे मैग्नीन हो गया, निक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, ये टेम्परेचर से अनअफेक्टेड रहते हैं, इन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
तो रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एटम्स या आयंस के साथ में कोलाइड करते हैं, उनसे टकराते हैं। और जब टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो ये कह सकते हैं रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, रुक जाता है, वो कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस के फ्लो को जो अपोज करता है। एलॉयज की वह बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है जिसकी वजह से जो हीटिंग एलिमेंट है एलॉयज का वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। एलॉयज में ऑक्सीडेशन भी नहीं होता हाई टेम्परेचर पर। अब देखो यहाँ पर अभी जो मैंने पीछे बताया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटा पाइप रेजिस्टेंस कम, पतला पाइप रेजिस्टेंस ज़्यादा। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? L/A। अभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे हम लगा देंगे रो, जिसे हम डांसिंग पी भी कहते हैं। रो क्या है? इट इज़ द रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है कि एक यूनिट एरिया, सपोज 1 मीटर का हमारे पास वायर है, उस 1 मीटर के वायर के अंदर जितना रेजिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी लंबी वायर का जितना रेजिस्टेंस है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज रेजिस्टेंस। लेकिन अगर उसी लंबे वायर का एक छोटा टुकड़ा हम काट लेते हैं और उस टुकड़े के अंदर जितना रेजिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टेंस क्या है? यूनिट क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज नोन एज इट्स रेजिस्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मटेरियल की कैसे है ये? कि नेचर है, जैसे किसी की नेचर होती है लगातार हंसते रहना, किसी की नेचर होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, किसी की नेचर कुछ होती है, किसी की नेचर कुछ होती है। वैसे ही किसी भी मटेरियल की जो नेचर होती है वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं। ठीक, अच्छा, अब रो क्या है? रेजिस्टिविटी होगी। Resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section. Rho RA/L हमें लिख सकते हैं क्योंकि रो L/A था। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ L मीटर हो गई। इन सबको हमने इस इक्वेशन में रखा तो हमारे पास में यूनिट आ जाती है रेजिस्टिविटी की, दैट इज ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। तो मेटल्स एंड अलॉयज में बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है क्योंकि करंट फ्लो करता है, थोड़ा करता है अलॉयज में, लेकिन करता जरूर है। गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं जैसे रबर, ग्लास, इन सब की रेजिस्टिविटी बहुत कम, बहुत हाई होती है, करंट को फ्लो नहीं होने देते ये। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। अब देखो फिर से न्यूमेरिकल आ गया। A wire of length 3 meter and area of cross section इतना has a resistance of 3 into 10⁻² ohm। हमें फॉर्मूला बताना है रेजिस्टिविटी का, वो हम बता सकते हैं, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट भी बता देंगे, ओम मीटर हो गई। अब रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए देखना पड़ेगा क्वांटिटीज क्या क्या है। लेंथ गिवन है L, और क्या गिवन है? A गिवन है, और क्या गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना। फॉर्मूला में लगाएंगे क्वांटिटीज को और रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगी 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब ये कुछ एलिमेंट्स की रेजिस्टिविटी गिवन है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये जो है हमें एग्जाम में लिखी हुई आती है, तो आराम से हम वहाँ से कॉपी करेंगे, फॉर्मूला में लगाएंगे और निकाल देंगे। सिल्वर बेटर कंडक्टर है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है और निक्रोम की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है 24 वोल्ट बैटरी। 24 वोल्ट बैटरी है, रेजिस्टर है 60 ओम का,
करंट निकालना है, क्या करेंगे, वही हम लगा देंगे ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR, और फॉर्मूला लगा के हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा। फिर से एक और न्यूमेरिकल, ये प्रैक्टिस के लिए है, हालांकि मैंने ये स्लाइड में डाल दिया है, लेकिन फिर भी इसकी आप आराम से खुद से प्रैक्टिस करना। मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन को छुपा लेना और छुपाने के बाद में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करना। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स, ये एलॉय के बने होते हैं, प्योर मेटल के नहीं होते। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब इस्त्री जो हम घर में प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं कपड़े, वो एलॉय के बने होते हैं, प्योर मेटल के नहीं होते। क्यों? क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेटल जिनसे वो बने होते हैं। एलॉयज़ का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, जल्दी पिघलते नहीं हैं, और एलॉयज़ ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों तीनों प्रॉपर्टीज़ को आप लोग याद करोगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 या 3 मार्क का ये क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार। अब आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब भी हम रेजिस्टेंसेस को, देखो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, मैंने बताया करंट क्या होता है, मैंने बताया पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ हमने डिस्कस कर लिया, और इसके बाद हमने डिस्कस क्या किया, रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे से 3 टॉपिक बच गए हैं। एक तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो अगर हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगा देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक लाइन में लगा देते हैं, तो करंट क्या है, करंट भी सीधा सीधा जाएगा, मतलब सेम करंट फ्लो करेगा थ्रू ईच रेजिस्टर, लेकिन हर रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ये तो कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बनाया है, यहाँ पे देखो हर रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा क्योंकि उनका रेजिस्टेंस अलग है। ठीक है, रेजिस्टेंस अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, लेकिन सीरीज में अरेंज्ड है, करंट सेम करंट फ्लो करेगा थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है, अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्योंकि हमने अप्लायंसेस को एक के नीचे एक लगा दिया, एक के नीचे एक लगाएंगे हम बिल्कुल ऐसे करके, इस तरीके से एक के नीचे एक लगाएंगे, तो अभी करंट आया यहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से चला और यहाँ पहुँचा। अब करंट ये डिसाइड नहीं कर पा रहा किस रास्ते पे जाऊँ, क्योंकि रास्ते तो डिवाइड हो गए। क्या करेगा, ये सोचेगा कि एक को खुश करने से अच्छा है तीनों को खुश कर दूँ, तो ये तीनों पाथवे में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन डिवाइड कैसे होगा, डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, जिसका जितना रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग उसको करंट मिल जाएगा। लेकिन जब ये तीनों रेजिस्टर से पास होता हुआ करंट फिर से इस पॉइंट पर आएगा, तो जितना यहाँ से चला था उतना ही वापस यहाँ पर मिल भी जाएगा हमें। और मेज़र किससे करेंगे, एमीटर से। एमीटर क्या है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है जो करंट को मेज़र करता है। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चला, तीनों पाथवे में डिवाइड हुआ अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, फिर से मिला वाई पॉइंट पर, और उसके बाद में फिर पहुँच गया नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से चल के नेगेटिव तक पहुंच गया। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो एक सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है, वो क्या है, जो दिवाली पर हम झालर लगाते हैं ना, वो सब सीरीज में अरेंज होते हैं। एक झालर का एक बल्ब खराब होती है, सारी झालर बेकार हो जाती है, एक ही स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं उसको। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी हमारे घरों में अप्लायंसेज हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज सोर्स सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, बाहर से 220 वोल्ट आ रही है तो हर अप्लायंस को उतनी ही मिलेगी, कोई डिवाइड नहीं होगी, लेकिन हर एक का करंट अलग है क्योंकि उनका रेजिस्टेंस अलग अलग है। कोई 5 एम्पियर करंट लेता है, कोई 15 एम्पियर लेता है। ठीक है, तो करंट डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सोर्स सेम है। अच्छा, इसका डेरिवेशन भी आता है। डेरिवेशन क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था कि ये तीनों रेजिस्टेंस, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस है। इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जिनमें इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमेशा हाईएस्ट रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होता है। कैसे निकालेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, अब प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हायर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। लेकिन पैरेलल में जस्ट अपोजिट होता है। पैरेलल में क्या होता है,
कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/, से करेंगे। फॉर्मूला हम लगाएंगे कौन सा, देखो यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 हो गया, पहले से डिराइव कर लेते हैं। v क्या है, IR है, हमने v की जगह IR रख दिया, IR रखा, यहाँ पे हमने रखा v IR, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, देखो यहाँ पर आगे आ जाते हैं, ये आ गया, I कॉमन है, काट दिया, तो रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब पैरेलल में आ जाओ। पैरेलल में क्योंकि करंट अलग है, देखो करंट अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वोल्टेज सोर्स सेम है, पर करंट अलग है, 3 में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आ गया, I1 कितना हो गया, I1 हो गया हमारा V/R1, I2 कितना हो गया V/R2, और I3 कितना हो गया V/R3। V से V को हम कैंसिल आउट कर देंगे, फॉर्मूला क्या बच गया हमारा, फॉर्मूला बच गया V/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये देखो यहाँ पर आ गया, ये दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सीरीज सर्किट को अगर हम मतलब कि अगर हम सारे अप्लायंसेस को सीरीज में लगा देते हैं, सपोज एक अप्लायंस खराब होती सारे काम करना बंद कर देंगे, लेकिन अगर हम पैरेलल में लगाते तो एक अप्लायंस अगर मान लो काम करना बंद भी करता है तो बाकी के चलते रहेंगे। हम एक ही स्विच से ऑन ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि करंट डिवाइड हो गया, सेम नहीं है करंट। अब देखो सीरीज में क्या है, एक ही स्विच है, लेकिन पैरेलल सर्किट में स्विच एक नहीं होता, अलग अलग स्विच होते हैं। अगर टीवी बंद करना है तो टीवी बंद कर देंगे, लेकिन फ्रिज चलता रहेगा। एक बल्ब बंद करेंगे, ट्यूबलाइट जलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सोर्स तो सेम है, 220 वोल्ट आ रही है, लेकिन करंट अलग अलग हो गया। करंट अलग अलग हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब क्या, अगर एक अप्लायंस खराब हुआ या बंद हुआ, बाकी के लोग अप्लायंसेस काम करते रहेंगे। सीरीज में ऐसा नहीं होता है, सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होती, डिपेंड करता है वोल्टेज उस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो वोल्टेज शेयर हो जाती है अप्लायंसेस में। अप्लायंसेस गेट्स लेस वोल्टेज एंड हेंस डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। वोल्टेज डिवाइड हो गई तो अप्लायंसेस को जो वोल्टेज मिलेगी वो कम मिलेगी तो वो जल्दी ग्लो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलती है जितनी पावर सप्लाई लाइन से आती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है किसी भी सर्किट का वो इंक्रीज करता है, बहुत हाई हो जाता है, तो जिससे कि जो पावर सप्लाई है करंट की वो लो हो जाती है। लेकिन ठीक उल्टा है यहाँ पे पैरेलल सर्किट में, ओवरऑल रेजिस्टेंस किसी भी हाउस होल्ड का वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि जो टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई लाइन इज हाई, जो करंट है पावर सप्लाई लाइन में वो बहुत हाई होता है। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स आ गए, प्रैक्टिस के लिए मैंने डाल दिए थे इसमें, और मैं शेयर कर ही रही हूँ, तो आप लोग इजीली इसको पॉज करना वीडियो को, और पॉज करने के बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करना। अब देखो ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एनसीईआरटी ने ये कहा है कि जैसे बैटरी या सेल सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, इलेक्ट्रिक एनर्जी बैटरी प्रोड्यूस कैसे करती है। बैटरी के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, वो केमिकल उसमें रिएक्शन होता है, हमने केमिकल रिएक्शन बोला। केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था, हायर इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से लो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन तक इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस था। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन मिला, काइनेटिक एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना स्टार्ट किया तो हम कहेंगे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब करंट जो फ्लो होना स्टार्ट हुआ थ्रू अ रेजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स दैट कनेक्टेड टू द बैटरी, मतलब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। हमने पढ़ा था 9th में कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना वो बनती है ना वो बिगड़ती है,
वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो मैं करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स था, बैटरी थी, बैटरी ने अपनी एनर्जी को एक्सपेंड किया। ये एनर्जी कहाँ गई? ये एनर्जी करंट को मेंटेन करने के काम में आई। ठीक है, अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम इनटू यूजफुल वर्क। तो ये जो करंट को मेंटेन करने के लिए एनर्जी यूटिलाइज हुई, इसने क्या किया? इसने कुछ वर्क किया, तभी तो यूटिलाइज हुई। तो यूजफुल वर्क मतलब काम करने में इस्तेमाल में हुई। जैसे फैन का जो चलता है, ब्लेड्स रोटेट करते हैं, वर्क डन हुआ, वो एनर्जी कंज्यूम हुई। वर्क डन किस फॉर्म में हुआ? रोटेशन ऑफ ब्लेड्स की फॉर्म में। इसी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में भी क्या होता है? शाफ्ट घूमने लगती है। इलेक्ट्रिक आयरन में कॉइल गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उससे हम इजीली प्रेस कर सकते हैं अपने कपड़े। तो ये जो लॉ है, ये किसने दिया था? ये दिया था जूल ने। जूल ने जो लॉ दिया था, इसलिए हम इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है निक्रोम वायर में, या जैसे तो उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई है निक्रोम वायर का, वायर बहुत तेज गर्म हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। तो किसी भी अप्लायंस में, किसी भी मटेरियल में जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है? हीट में। हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं द फिनोमिना अकर्स बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जीज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ सम रेजिस्टेंस से आर ओ। ठीक है, क्योंकि उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कितना है? आर ओम है। ओम क्या हो गई? यूनिट हो गई रेजिस्टेंस की। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या करेगा? रेजिस्टेंस क्या करेगा? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो करंट है, उसके फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। रोकने की कोशिश करेगा तो वो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस का जो फंक्शन है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो वही फंक्शन है जो मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का है। कैसे डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन को? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? करंट आए हमने कंसीडर किया, जो फ्लो करता है थ्रू अ रेजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। ठीक है, तो टाइम कितना है? कितने टाइम के लिए फ्लो करेगा? टाइम t के लिए। क्या फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। तो जो चार्ज फ्लो करेगा अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस V, तो वो कुछ क्या करेगा? हम जो वर्क डन है, जो वो काम कर रहा है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन हुआ। तो वर्क डन हम कैसे करेंगे? Q इंटू वी। ठीक, तो Q क्या था? हमने फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अब वर्क डन क्या था? वर्क डन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई थी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। देखो ये हमारा सर्किट था, ठीक है ना। तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास हुआ, रेजिस्टर से होता हुआ, एमीटर से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करेंगे? इन दोनों टर्मिनल्स पे वोल्ट मीटर से करेंगे। अब वो हमने फॉर्मूला करा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है ना। तो अब देखो I क्या था हमारा? Q अपॉन टी, या Q इज इक्वल टू आई टी, पढ़ा है हमने करंट का फॉर्मूला में। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से हम निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, या R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अभी जो फॉर्मूला था इसमें हम इन क्वांटिटीज़ को क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। Q की जगह हम आई टी लिख देंगे और V की जगह आई आर लिख देंगे। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर आर टी। तो जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन है या जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम है वो सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसको हम लिख सकते हैं, W को हम H लिख सकते हैं, आ गया I स्क्वायर आर टी। इसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग अब देखो यहाँ पर हम आ जाते हैं फिर से। I स्क्वायर आर टी, करंट डबल है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ऐसे मान के चलो कि मान लो हमारे पास एक मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल को या हम किसी भी कंडक्टर को, सपोज हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक आयरन ले ली। इलेक्ट्रिक आयरन को हम 5 एम्पियर के सॉकेट में लगा देते हैं, तो करंट कितना आएगा? कम आएगा, ठीक है। वहीं हमने 15 एम्पियर पे लगा दिया। 15 एम्पियर मतलब करंट का ज़्यादा करंट आएगा।
तो इलेक्ट्रिक आयरन गर्म किस में जल्दी होगी, हॉट किस में जल्दी होगी, 15 एम्पियर वाले करंट में। रेजिस्टेंस, निक्रोम वायर लिया हमने और कॉपर वायर ले ली, किस में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, निक्रोम वायर में, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी हीट एनर्जी। अब मान लो एक मोबाइल है, मोबाइल को हमने 10 मिनट के लिए लगाया, 2 घंटे के लिए लगाया। 10 मिनट के लिए लगाते हैं तो मोबाइल जल्दी हॉट नहीं होगा, लेकिन 2 घंटे लगाकर उसको हम उठाते हैं तो नीचे से वो गर्म हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी, जैसे लैपटॉप है, बहुत देर चलेगा जल्दी गर्म हो जाएगा, ज़्यादा गर्म होगा, और कम देर चलेगा 10 मिनट्स के लिए चला तो गर्म नहीं होगा, हॉट नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम 2 आवर्स के लिए लगा दें, 3 आवर्स के लिए लगा दें, उसको हम चार्जिंग पे लगा देते हैं तो वो अच्छा खासा हॉट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा कन्वर्ट होती, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतनी ही ज़्यादा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। ठीक है, अब एप्लीकेशंस क्या है हीटिंग इफेक्ट के, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर सब में यूटिलाइज होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक लैंप में। तो हीट एनर्जी क्या है, कई जगह पर तो यूज़फुल होती है, कई जगह पर यूज़फुल नहीं भी होती। यूज़फुल कहाँ होती है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, पानी गर्म करने वाली रॉड हो गई, या गीज़र हो गया जहाँ पे हम पानी गर्म करते हैं। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर हैं जिनसे हम खाना बनाते हैं कई बार, ठीक है, तो वो यूज़फुल हो गया। लेकिन वहीं पर अगर बल्ब है मान लो हमारे पास, और बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उस बल्ब के ऊपर हम कुछ भी बना नहीं सकते। मान लो हम वहाँ पर अपना कुछ चाय वाय बनाना चाहें, बल्ब के ऊपर रख के बना सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं होगा। तो वहाँ पे हीट एनर्जी यूज़फुल नहीं है, वहाँ पे क्या यूज़फुल है, लाइट एनर्जी यूज़फुल है। ठीक है, अच्छा अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जनरली अभी तो क्या है सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको मैं बता देती हूँ। मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ भी गया तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जितने भी अप्लायंसेस हैं उनमें पीछे एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल फॉर्म में डिवाइस लगी होती है जिसे हम फ्यूज़ बोलते हैं। फ्यूज़ का फंक्शन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी भी अप्लायंस में, तो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही फ्यूज़ वायर मेल्ट हुई, फ्यूज़ सर्किट को ब्रेक कर देता है, और जैसे ही सर्किट को ब्रेक करता है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद हो जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद होते ही अप्लायंस में करंट पहुंचना बंद हो जाता है और अप्लायंस खराब होने से बच जाता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रिक हीटर में किस टाइप की कॉइल यूज होती है, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल जैसे निक्रोम की यूज होगी, या कॉन्स्टेंटिन की यूज होगी, बल्ब में टंगस्टन की यूज होगी। तो जितने भी ये जो अप्लायंसेस हैं तो कॉइल को सिरेमिक फॉर्मेट और चाइना क्ले का एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर होता है उस पर वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है जब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगा तो ये कॉइल हीट हो जाएगी, और कॉइल हीट होगी तो ये रेड कलर में, मतलब जो हीट है वो रेड कलर का, बहुत तेज, बहुत ज़्यादा रेड कलर, बहुत ज़्यादा रेड कलर में वो हमें रॉड दिखाई देने लग जाती है जिसपे वो निक्रोम वायर लपेटी हुई है। लास्ट टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, इट इज नॉन एज पावर। कितना काम कर सकते हैं, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, कितनी पावर है हमारे अंदर। ठीक है, तो जैसे ओल्ड बूढ़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनमें पावर कम होती है, वो अपनी एनर्जी जल्दी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वहीं पर जो यंग जनरेशन है उनमें पावर ज़्यादा होती है, जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं। तो 1 यूनिट टाइम में कितना वर्क हुआ, कितना काम हुआ, कितना पोटेंशियल हमने लगा दिया, दैट इज नोन एज पावर। एसआई यूनिट पावर की क्या है, वॉट है। 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 जूल पर सेकेंड के। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गई, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। डेफिनेशन वॉट की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगी, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में जितना वर्क डन हुआ
दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो वर्क डन को, अब देखो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो यहाँ पे हमें डिराइव करने हैं, जो आते हैं एग्जाम में। वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं? वी इंटू क्यू। वी क्या था? डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या हो गया? क्यू इंटू वी। तो क्यू क्या था? आई इंटू टी। तो हम डब्ल्यू को लिख सकते हैं वी आई टी। ठीक है ना, क्यू की जगह हमने आई टी लगा दिया तो वी आई टी हो गया। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक पावर क्या थी? वोल्टेज इंटू करंट। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? वोल्टेज इंटू करंट, वी इंटू आई। कैसे निकालें? यहां से पावर क्या था हमारा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना निकाला था? वी इंटू आई, यानी कि वर्क डन। ये हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, वी इंटू आई इंटू टी। हमने यहाँ पे पावर के फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया, टी लगाया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर क्या हो गई? वी इंटू आई। ये हो गई पावर, वी इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। जितना ज़्यादा वोल्टेज करंट उतनी ही ज़्यादा पावर। जितनी ज़्यादा वोल्टेज आएगी उतनी ही ज़्यादा पावर होगी, उतने ही ज़्यादा काम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करंट आएगा उतनी ही ज़्यादा पावर है। ठीक है, आई और आर, करंट और रेजिस्टेंस की टर्म्स में अगर हम पावर को कैलकुलेट करते हैं तो P इज इक्वल टू वी आई। अभी देखा हमने, V क्या था? आई आर था। V को रिप्लेस कर देंगे आई इंटू आर से, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर। V अपॉन आर की टर्म में कैसे करेंगे? पावर इज इक्वल टू वी आई, V इज इक्वल टू आई आर हो गया, या I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, तो I की जगह हम क्या रख देंगे? V अपॉन आर रख देंगे। I की जगह V अपॉन आर रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, अब उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? देखो पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। देखो इसको फिर से हम थोड़ा सा हिला देते हैं, ये हमारा हल्का सा हिल गया। ठीक है, अब देखो इसको पीछे करते हैं। हाँ, पावर जो है वो रेजिस्टेंस की क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही पावर कम। ठीक है, क्योंकि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। रेजिस्टेंस कम है तो करंट कम है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम है तो पावर ज़्यादा हो जाएगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ हाई पावर डिवाइसेस इज स्मॉलर देन द लो पावर वंस। जो लो पावर की डिवाइसेस होती हैं उससे जो हाई पावर की डिवाइसेस होती हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा कम होता है। जैसे रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट बल्ब इज स्मॉलर देन दैट ऑफ 60 वाट बल्ब। 60 वाट बल्ब से 100 वाट बल्ब के रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, क्योंकि V क्या है? वोल्टेज है, V है। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, 100 वाट बल्ब 220 वोल्ट, मतलब क्या है कि 220 वोल्ट पे 100 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय दिस बल्ब। 220 वोल्ट पर 100 जूल वर्क काम करेगा ये बल्ब। 220 वोल्ट, इट इज टू बी यूज्ड ऑन अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। पावर रेटिंग ऑफ 100 वाट। 100 वाट पावर रेटिंग का मतलब क्या है? बल्ब विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट अ रेट ऑफ 100 जूल्स पर सेकेंड। 100 जूल्स पर सेकेंड के हिसाब से एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, कंज्यूम हो रही है। 100 वाट का मतलब है वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टुगेदर, इट इज कॉल्ड पावर रेटिंग। यानी कि वोल्टेज की जो वैल्यू है, जो पावर है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उन दोनों को मिला के क्या बोला हमने? पावर रेटिंग का। तो अगर रेजिस्टेंस है किसी भी इलेक्ट्रिक लैम्प का जिसके पावर रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या हो गया? 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब हो गया 220 वोल्टेज सप्लाई पर 100 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय दिस इलेक्ट्रिक लैम्प। अब हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। मान लो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वी स्क्वायर अपॉन पी। हमारा आ गया 484 हो। अगर हमें सेम फॉर्मूला उसमें कैलकुलेट करना है करंट, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P इज इक्वल टू वी आई, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। तो हमारे पास आ गया 0.45 एम्पियर। तो करंट इलेक्ट्रिक लैम्प, अगर इससे ज़्यादा करंट इसमें पास होगा तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जो फ्यूज़ वायर है वो अपना सर्किट ब्रेक कर लेगी और अप्लायंस तक करंट नहीं पहुंचेगा। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड एज, टोटल कॉस्ट कितनी होती है? पावर इंटू कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। जितनी पावर है, जितने कि एक घंटे में जितनी हमने वर्क डन किया है, जितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, इनटू कॉस्ट ऑफ वन यूनिट।
अगर डिफरेंट वोल्टेजेस के बल्ब को पैरेलल ज्वाइन कर दिया जाए तो हाईएस्ट वोल्टेज का बल्ब ज़्यादा अमाउंट में ग्लो करेगा। लेकिन अगर हम सीरीज़ में सेम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी कि डिफरेंट वोल्टेजेस को हम सीरीज़ में अगर हम लिंक कर देते हैं या जोड़ देते हैं, तो जो लोएस्ट वोल्टेज बल्ब है वो सबसे ज़्यादा करंट या सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू P इंटू टी। इसे आप लोग आराम से देख सकते हो। कॉमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इंडिया के अंदर? 1 किलोवाट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 वाट कितना होता है? जूल पर सेकेंड। सब सारी जितनी भी यूनिट्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे, तो हम लिखेंगे 1000 जूल्स पर सेकेंड इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 360, या हम ये कहेंगे 336 लाख जूल्स। 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, इसके बराबर हमारा 1 किलोवाट आर होगा। अब ये सारे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वन शॉट रिवीजन, एक ही शॉट में मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। मैसेज करने के बाद में मैं उनके आंसर्स ज़रूर दूँगी। ठीक है।